हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं बायोमोलिकुल्स का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वाइज रीडिंग। इससे पहले हम लोग बायोमोलिकुल चैप्टर में मतलब हम लोग बायोमोलिकुल चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। जो हमारा एसिड सॉल्युबल पूल है, एसिड इनसॉल्युबल पूल है, इसको हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। अब आज वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे से शुरुआत करेंगे। वैसे हम लोग लिपिड वाला पार्ट भी थोड़ा सा देख लिए थे, पर आज हम लिपिड से ही स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए लाइन टू लाइन वाइज रीडिंग करते हैं। अच्छा, जो लोग इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं उन लोग जाके इसको देख सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम लोग पूरा का पूरा लाइन टू लाइन वाइज कवर किए थे। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा उसको भी देखे थे। तो आज इसको आज से यहाँ से देखते हैं। लिपिड आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल, लिपिड्स आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल। ये बात तो, ये लाइन तो इजी सब जानते होंगे कि लिपिड्स जनरली वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। फोबिक मतलब डर, ठीक है ना, मतलब जो भागता है पानी से, जिसको पानी से डर है ना। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है फिलिक। फिलिक मतलब लव, ठीक है। इसके बाद है कि दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। और फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। द आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल, इथाइल और a high number of CH2 group, 1 carbon to 19 carbon. For example, palmitic acid has 16 carbon including carboxyl carbon. Arachidonic acid has 20 carbon atom including the carboxyl carbon. ठीक है, फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि लिपिड के बारे में बात कर रहा है। देखिए लिपिड क्या है, पहली बात इससे पहले हम लोग लिपिड कहाँ पे देखे? एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल वाले में जो डिवाइड हो रहा था वहाँ पे देखे थे। ठीक है, लिपिड किसके अंदर आ जाता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर आ जाता है। एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है? जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जिनका साइज होता है वो 800 डाल्टन से बड़ा होता है ना। लिपिड का साइज 800 डाल्टन से बड़ा नहीं है, लिपिड का साइज 800 डाल्टन से नीचे है। फिर भी वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आया। क्यों आया? क्योंकि लिपिड भले छोटा है पर वो अकेला नहीं आता है, वो कॉम्प्लेक्स में आता है ना। वो अदर जो दूसरे लिपिड्स है उनके साथ मिल के आता है। इसलिए जो लिपिड है उसका जो ओवरऑल साइज होता है, मतलब जो लिपिड तो हुआ ना, तो लिपिड्स हो गए, जो लिपिड्स हैं उसका जो साइज, ओवरऑल साइज है वो 800 डाल्टन से बड़ा हो गया। इसलिए जो है ये एसिड सॉल्युबल उसमें सॉल्युबल नहीं हुआ है ना, ये इसलिए ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में रह गया। जब हम लोग फिल्टर किए तो ये ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आ पाया सॉल्युबल होके, है ना। तो इसलिए ये ऊपर रहा। अब क्या बोल रहा है कि ये तो लिपिड के बारे में हो गया, ठीक है। और लिपिड के बारे में जानना है तो लिपिड के बारे में, लिपिड हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है ना। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका जो ये वाला जो पार्ट है ग्लोबुलर पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये वाला पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक होता है। देखो ये वाला पार्ट्स में अगर पानी आएगा तो मतलब बहुत सारे मान लो तो पानी भागेगा, अगर इधर पानी आया तो पानी आएगा, है ना। तो क्या होता है, ये जो वाटर मूवमेंट है या फिर किसी भी और दूसरे लिक्विड के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है ना। तो इसलिए जो है जो लिपिड्स है, जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है? इसी चीज़ का तो बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स का, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें प्रोटीन और जो अदर थिंग्स है वो अटैच्ड है, अधेर करते हैं, है ना। तो ये तो लिपिड्स के बारे में है। अब ओवरऑल एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि लिपिड क्या है, ठीक है। तब हम लोग आगे देखते हैं कि लिपिड्स आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, हो सकता है कि सिंपल फैटी एसिड के बने हो, दे कुड बी, ठीक है। फैटी एसिड क्या है? अब फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप, ठीक है। द आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल, ये कुछ भी हो सकता है। क्या बोल रहा है? फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है? COOH, ठीक है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि किसमें जुड़ा हुआ है? कोई भी एक आर ग्रुप में जुड़ा हुआ है। अभी आर ग्रुप जो है ये क्या हो सकता है? ये 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक वाला कोई भी मिथेन, इथेन कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 to 19 तक, समझ रहे हैं? 1 to 19 तक, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। एग्जाम्पल के लिए किस चीज़ का दिया? पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड कहाँ से आता है? पाम ऑयल से आता है। जैसे बाहर में जो भी, जैसे कोई भी चीज़ खाते हैं, जो बाहर में जो भी रेस्टोरेंट वाले जो भी चीज़ बनाते हैं वो पाम ऑयल में ही बनाते हैं, ठीक है। पाम ऑयल से ही जब हम लोग लेते हैं तो हमारे अंदर पाल्मिटिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। पाल्मिटिक एसिड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। ये अच्छे वाले फैटी एसिड्स के ग्रुप में, कंपाउंड में नहीं आता है, ठीक है। तो जो पाल्मिटिक एसिड का जो एग्जांपल दे रहा है वो क्या दे रहा है कि इसमें कितने कार्बन है? 16 कार्बन। कितने कार्बन है? 16 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। इस वाले कार्बन को जोड़कर 16 कार्बन है। मतलब कि पाल्मिटिक एसिड में अगर एसिड निकाल दो तो कितने कार्बन है? 15।
जैसे 15 है, कार्बोक्सिल वाले कार्बन को जोड़ के 16 हो जाएंगे। ठीक है, और पहला तो ये वाला एग्जांपल हो गया, इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड में कितने हैं, 16 कार्बन। उसके बाद क्या जाता है, एरिकिडोनिक एसिड। ठीक है, एरिकिडोनिक एसिड में कितना जाता है, 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन, मतलब कि एसिड वाला पार्ट को हटाइए कितना कार्बन है, 19, उसको जोड़ के ओवरऑल कितना कार्बन है, 20। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना अच्छे से कि पाल्मिटिक एसिड में 16 है, एरिकिडोनिक में 20 कार्बन है। ठीक है, फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विथ वन और मोर डबल बॉन्ड। ठीक है, ये तो सबको पता है कि सैचुरेशन क्या होता है। ठीक है, सैचुरेटेड है मतलब कि कोई इसमें डबल बॉन्ड नहीं, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है। अगर अनसैचुरेटेड आ गया तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन आने का जो चांस था वो हो सकता है पाल्मिटिक एसिड वाले में आ जाए या एरिकिडोनिक एसिड वाले में आ जाए। ये तो नहीं पूछा है कि लिपिड इंसॉल्युबल है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। हो सकता है ये वाला इंपोर्टेंट लाइन हो सकता है, दे कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड। आगे देखते हैं, अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन बोल रहा है क्या करेंगे, COH, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। ठीक है, यही तो ग्लिसरॉल है। ठीक है, एच डाल देना, यही है क्या, ग्लिसरॉल। Another simple lipid is glycerol with a trihydroxypropane. Many lipids have both glycerol and fatty acids. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. जो फैटी एसिड है क्या हुआ है, वो एस्टेरिफिकेशन हो गया है उनका। क्या हो गया है, उनका हो गया है एस्टेरिफिकेशन ग्लिसरॉल के साथ, जिससे वो क्या बने, फैटी एसिड बने। दे कैन बी द मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। These are also called as fats and oils based on melting point. बताता हूँ, अभी इसको देखते हैं। ठीक है, अभी इसको नीचे देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार क्या है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, कैसा है ग्लिसरॉल, क्या बोला था, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्सी। ठीक है, देखो ऐसे OH OH OH। ठीक है, अपना HH यहाँ पे अलग से रहता है। ठीक है, क्या लगा नहीं रहा हूँ, लगा देता हूँ, चलो H2H, इधर एक H, इधर एक H। ठीक है, ये है, ये क्या है, ये है हमारा ग्लिसरॉल। ठीक है, ये हमारा ग्लिसरॉल है। अब क्या हो रहा है कि इसका एस्टेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं COH, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एसिड है। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ से क्या होगा कि जब भी वाला रिएक्शन, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पढ़े होंगे, यहाँ से OH आता है, यहाँ से H वाला पार्ट आ जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, CH, फिर से OH, फिर क्या जाता है यहाँ पे, फिर CH आ जाता है, CH2, और यहाँ पे जो H था वो तो निकल गया, पानी बाहर हो गया। ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया। यहाँ से क्या जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ जाएगा O, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, फिर C जुड़ गया, है ना, COC हो गया ना। या फिर मान लीजिए यहाँ पे अगर एक कोई R ग्रुप भी जुड़ा होगा COH के साथ, यहाँ पे कोई एक R ग्रुप भी जुड़ा होगा, तो वो भी यहाँ से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया, जरूरी नहीं है कि यही ऐसा ही बनेगा हर बार। अब यहाँ पे ये भी बन सकता है CH2OH, CH। अब क्या हो गया, यहाँ से भी ये एक OH निकल गया, वहाँ से OH निकल गया। अब यहाँ से जो ये था, जो कार्बन था, सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ से ये फिर से ऐसा हो गया कि COO, और यहाँ से फिर R, उसके बाद यहाँ से फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर COO, फिर R। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, दोनों में क्या डिफरेंस था, एक बार फिर से लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक OH जो है, यहाँ पे एक OH से हाइड्रोजन निकला। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 के साथ रिएक्शन हो गया, ऐसे किसी में 3 के साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो इसी के बेसिस पे ही क्या बनता है, ये है हमारा मोनोग्लिसराइड्स। क्यों मोनोग्लिसराइड्स है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, वैसे यहाँ पे 2 निकल गए, तो ये बन जाएगा डाइग्लिसराइड्स। ठीक है, तो ये मोनोग्लिसराइड्स हो गया, डाइग्लिसराइड्स हो गया। अगर 3 निकल जाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स बन जाएगा। ठीक है, इन सब से ही मिला के ही जाके आखिर में फैटी एसिड बनता है। ठीक है, तो अब वो क्या बोलना चाह रहा है, वो यही बात बोलना चाह रहा था यहाँ पे इस लाइन पे, NCERT, कि many lipids have both glycerol and fatty acids. Here the fatty acids are found esterified with glycerol. ठीक है, देखिए वहाँ पे कैसे esterification हुआ। These can be then monoglycerides, diglycerides, triglycerides. These are also called as fats and oils
बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना चाहिए। दिस आर आल्सो कॉल्ड एज फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे हम ये बात करेंगे कि जो सामने वाला मटेरियल है वो फैट है या फिर ऑयल है। ठीक है, फैट या ऑयल किस चीज़ पे बेस है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि फैट कोई बहुत बड़ा अलग कंपाउंड है या और ऑयल कोई बहुत अलग कंपाउंड है, वो दोनों के दोनों एक ही चीज़ से मिलकर बन के आ रहे हैं, बस डिफरेंस है उन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट पे। एक जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में मेल्ट है ऑलरेडी, जैसे कि ऑयल। जो फैट है वो नॉर्मल टेम्परेचर में मेल्ट नहीं है, उसको आपको गर्म करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग उसको देखते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी हमारे पास अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं ना, उसमें है ना। ठीक है, बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कुकिंग, घर में कोई कुकिंग होता रहता है तो वो आता है। ठीक है, फैट्स आता है, वो अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी हेल्थ के लिए, है ना। ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल्स किसके बेसिस पे डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे डिफरेंस है। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, जिंजली ऑयल। ठीक है, एग्जांपल याद रखना, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर्स। कोई ऑयल है, जैसे कि हमारी ये कोकोनट ऑयल, वो विंटर के टाइम पे ऑयल नहीं रहता है, विंटर के टाइम पे वो जम जाता है। घी भी जम जाता है विंटर के टाइम पे। ठीक है, लेकिन जैसे गर्मी का दिन आता है, एक ऑयल ऐसे होते हैं ना जो विंटर के टाइम में भी नहीं जमते, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, वो ठंडी के समय में भी ऑयल फेस पे ही रहता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है एकदम कम है ना, मतलब वो एकदम जल्दी से मेल्ट रहता है। लेकिन जो जैसे कि कुछ दूसरे टाइप के जो ऑयल्स हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, वो जम जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट पर डिफरेंस है ना, इसलिए। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम मार्केट? सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड अ फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ लिपिड के जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है। क्या मिलता है, फास्फोरस लिपिड के स्ट्रक्चर में, इसलिए अब इसमें फास्फोरस मिल गया, तो इसलिए इसको अब क्या बोलेंगे, फास्फोलिपिड। नाम सही सिंपल है, फास्फोलिपिड। क्यों बोल रहे हैं फास्फोलिपिड, क्योंकि उन लिपिड के साथ फास्फोरस अटैच है। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन इज वन एग्जांपल। ठीक है, याद रखना, ये नाम याद रख लेना, लेसिथिन। ठीक है, पी से याद रखना, लेसिथिन। ठीक है, लेसिथिन इज वन एग्जांपल। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है, लिपिड्स होते हैं विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हमारा जो ब्रेन है उसमें भी जो फैट थोड़ा ज़्यादा होता है दिमाग में। ठीक है ना, तो वो ब्रेन के वर्क करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 5 फैटी एसिड, ये जो ओमेगा फैटी एसिड होते हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं। तो वो जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा ब्रेन काम करता है, मतलब एक लिमिट रेशियो में होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये वाला लाइन भी है, ये वाला लाइन भी कहीं भी पूछ सकता है, तो ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोलिपिड तो ईजी था, ये भी इजी था। लेसिथिन एक अच्छा एग्जाम्पल है इस वाले पैराग्राफ में। ठीक है, तो लेसिथिन वाला हो गया, एक ये वाला लाइन हो गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। क्या हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड, मतलब उनके उसमें जो कार्बन कंपाउंड है उसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा। हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या होता है कि एक मान लीजिए ये है, ठीक है, ऐसे इसमें क्या है, इसमें कार्बन तो होगा ही, कार्बन से तो रिंग बनेगा, पर उसमें एक अलग कंपाउंड होगा, एक अलग एलिमेंट होगा। मान लीजिए नाइट्रोजन, मान लीजिए फास्फोरस, या फिर कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो है वो इनमें से कोई होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, या फिर कुछ और सल्फर, कुछ भी हो सकता है। अगर ये चारों जब होंगे तो उसको बोलेंगे हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, इसका पूरा का पूरा जब लेटर क्लास में जब ग्रेजुएशन करते हैं तो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही आ जाता है, या पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही आ जाता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग, हेटेरोसाइक्लिक इसके बारे पे। ठीक है, सम ऑफ दिस आर नाइट्रोजन बेसिस, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थीमेन। ठीक है, ये सब जो नाइट्रोजन बेसिस है, ये सारे के सारे क्या है, इनमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ना, इनमें नाइट्रोजन है। When found attached to a sugar, they are called nucleosides. Easy है। If a phosphate group is found esterified to sugar, they are called as nucleotides. Adenosine, guanosine, thymidine, uridine, cytidine and nucleosides. देखो कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो कि जो नाइट्रोजन बेसिस है, पहली बात तो वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग मतलब उसमें कुछ भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। अब नाइट्रोजन बेसिस क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थीमाइन, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेसिस है। अगर ये जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ये किससे जुड़े हुए मिलेंगे, ये शुगर से जुड़ गए, शुगर से जुड़े हुए मिल गए। फिर क्या, कौन सा शुगर होता है, पेंटो शुगर, पिंटो शुगर होता है ना, जो हमारा जो डीएनए आरएनए होता है इसमें पिंटो शुगर होता है। मान लीजिए अगर इससे हम लोगों को ये सब जुड़े हुए मिल गए नाइट्रोजन बेसिस ऐसे एनबी, इससे जुड़े हुए मिल गए, तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलेंगे, इस ये तो इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलेंगे, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, साइड में, ठीक है, साइड बोलेंगे इसको। अगर इस चीज से, न्यूक्लियोसाइड से अगर एक फॉस्फोरस ग्रुप एस्टरीफाइड होगा मिले जिससे पानी बाहर आ जाए, ये अगर ये वाला पार्ट बन गया तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में ये डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब इसके बाद बोला नाम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखिए पहले तो ये बोलता है एडिनोसाइन, गुआनिनोसाइन, थीमेडिन, यूरिडीन, साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या है, जैसे एडिनोसाइन, गुआनिनोसाइन आ गया, फिर यहाँ पे डीन आ गया, यहाँ पे भी डीन आ गया, यहाँ पे भी डीन आ गया, ये क्या है, ये सब न्यूक्लियोसाइड्स है। अगर इसमें एसिड आ गया, एडिनालिक एसिड, थीमेडिलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडालिक एसिड, साइटिडालिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड्स बन जाएगा। ये न्यूक्लियोसाइड्स में एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स में एसिड क्यों आया, क्योंकि फॉस्फोरस आ गया, एस्टरिफिकेशन हो गया ना उसका, तो इसलिए वो जो है वो इसमें एसिड वाला पार्ट आ गया। लेकिन इसके पहले वाले में न्यूक्लियोसाइड्स, साइटिडीन था, थाइमिडिन था, यूरिडीन आ गया, एडिनोसाइन आ गया, गुआनिनोसाइन आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या पूछे, क्या करेगा, ज़्यादातर क्या कर लेगा, पहली बार नाइट्रोजन बेसिस का दे लेगा कुछ, मतलब ना एक तरफ ऑप्शन दे देगा ऐसे, मतलब एक दो कॉलम बना देंगे, एक तरफ दे देगा नाइट्रोजन, मतलब एक तरफ लिख देगा नाइट्रोजन बेसिस, और क्या लिख देगा, और लिख देगा ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड लिख देगा, और एक तरफ लिख देगा न्यूक्लियोसाइड्स। दूसरी तरफ क्या करेगा, 3 एग्जाम्पल रख देगा। मान लीजिए एक यहाँ से उठा लेगा, कोई भी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल कुछ भी उठा लेगा। दूसरा वाला पार्ट यहाँ से उठा लेगा, थाइमिडिन, यूरिडीन, साइटिडीन, इसमें से तीसरा पार्ट एसिड वाले में से उठा लेगा। एसिड वाला सब के सब करेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो दूसरा जो पार्ट आएगा जो न्यूक्लियोसाइड और नाइट्रोजन बेसिस पहचानने का, उसमें लोग फंस जाएंगे, है ना। जैसे डाइन, साइन, ये सब जो है, ये सब देखिए, ये सब जो है, जैसे ये एडिनोसाइन आ गया, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये सब ने दिख रहा है कि ये सब नाइट्रोजन बेस नहीं है। नाइट्रोजन बेस छोटे हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थीमिडिन, ठीक है, थीमाइन, जो ये सब जो है ये सब नाइट्रोजन बेसिस है। दिख रहा है इसको, किसके नाम में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, छोटा है ये, गुआनिन, एडिनिन, साइटोसिन, ये याद रखने का तरीका है, कुछ नहीं। अगर उसी की जगह न्यूक्लियोसाइड्स का बात करें तो क्या करें, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडिन, यूरिडीन, साइटिडीन। अगर थोड़ा बड़ा नाम लग रहा है, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन जो बड़ा है वो न्यूक्लियोसाइड है, जो छोटा पार्ट आ रहा है वो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। इसमें कहीं पर साइन या फिर डाइन नहीं आने वाला, यहाँ पे सिर्फ गुआनिन, एडिनिन, साइटोसाइन, यूरेसिल, थीमिन ये आएगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेसिस है। तो नाइट्रोजन बेसिस, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में हम लोग तो देख लिए कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि अच्छा क्वेश्चन होगा, अच्छा लेवल होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, उतना बड़ा बात भी नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली, ठीक है। हाँ सही बात है, न्यूक्लियोटाइड्स ही उसमें होता है, ये सब पहले भी देख चुके हैं डीएनए वाले चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी में भी। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, ये सब जानता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ा बात नहीं, ये वाला पार्ट ठीक था। अब उसके बाद स्ट्रक्चर का बात आ रहा है, स्ट्रक्चर को देखना चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखा रहा है कैसा है, ग्लूकोज एक रिंग वाला भी स्ट्रक्चर होता है, एक ये वाला भी स्ट्रक्चर होता है ना, सबके सब ये सब चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, उसके बाद राइबोज का स्ट्रक्चर है। ये राइबोज जो है, ये राइबोज शुगर यही होता है डीएनए आरएनए में, है ना, राइबोज शुगर। उसके बाद उसका क्या है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर दिया, एलिनिन का स्ट्रक्चर दिया, सीरीन का स्ट्रक्चर दिया। एक बार देखना जरूरी है सबको, अगर इस सब के कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि ये CCWH HNH2, देखिए सब चीज़ सेम है, क्या डिफरेंस है, अगर एक भी कुछ नहीं है, कुछ भी कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, क्या होगा, ग्लाइसिन। अगर एक CH3 मतलब पहला कार्बन चालू हो रहा है तो क्या आएगा, एलिनिन। अगर एक कार्बन और एक OH आ गए, मतलब कि मेथनॉल वाला स्ट्रक्चर आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें सीरीन आ जाएगा। तो ग्लाइसिन, एलिनिन, सीरीन। ग्लाइसिन में क्या है, कोई भी
वो कोई भी वो नहीं है, कोई भी कार्बन नहीं है, सिर्फ देखिए यहाँ पे COH है, C है, फिर सीधा NH2 है। अगर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये ग्लाइसिन नहीं, ये एलेनिन बन जाएगा, और अगर CH2OH जुड़ जाएगा तो सीरिन बन जाएगा। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड का बात किया है, देखिए यहाँ पे 14, तो यहाँ पे हो गया 14 तो CH2 हो गया, कितना बोला था, 16 कार्बन बोला था, 14 CH2 हो गया, एक CH3 हो गया, उसके बाद बाकी क्या है, एक COH ग्रुप था, तो टोटल 16 कार्बन थे यहाँ पे, 15 एसिड को छोड़ के 15 थे, एसिड को करके 16 हो गए थे, है ना। तो पाल्मिटिक एसिड, अगर कार्बन जोड़ लेना, अगर 16 हो गया तो पाल्मिटिक एसिड है। ग्लिसरॉल तो देखे थे अपन, है ना, इसके बाद इसके अपन ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे बना हुआ है, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड तो वहाँ पे बना ही लिए थे, है ना। देखिए इस वाले कार्बन को देखिए ये जो वाला जो पार्ट है ये है हमारा ग्लिसरॉल, CH2O, उसके बाद यहाँ से आ गया COR एक, फिर ऊपर से ही था, उसके बाद COR एक यहाँ पे आ गया और एक COR इधर आ गया, अगर 3 आ गया तो ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। देखिए एक ये वाला पार्ट जो है ये हमारा ग्लिसरॉल है, एक ये वाला पार्ट आया, एक इधर, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये भी आ गया, P भी जुड़ गया यहाँ पे, और फॉस्फोरस वाला ग्रुप भी आ गया, यहाँ पे इसका एस्टरिफिकेशन हो गया है ना फिर से, और यहाँ पे NCH3 ये भी जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये लेसिथिन बन गया। ठीक है, फॉस्फोलिपिड ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर आ गया, जो स्ट्रक्चर आएगा NCERT से ही आएगा, अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर आ गया तो समझ लेना कि क्या है, यहाँ पे कोई भी R नहीं है, कोई भी R डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ ट्राइग्लिसराइड है, तो इसको तो ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको ही ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, अगर कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर आया तो वो लेसिथिन नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना, तो बस ध्यान रखना है। यूरेसिल, पिरिमिडिन, प्यूरिन, ये सब जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर पे भी आएगा वापस से, यहाँ पे भी देख सकते हैं। प्यूरिन देखो 1 2, अगर डबल रिंग आया तो प्यूरिन क्या है, प्यूरिन डबल रिंग, सब याद करने की जरूरत ही नहीं, बस ऐसे याद रखोगे तो भी काम बन जाएगा। पिरिमिडिन क्या है, सिंगल रिंग। अब बात आया कि क्वेश्चन में जब एग्जाम के समय यही भूल गए कि प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं और पिरिमिडिन में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस आते हैं, तो फंस जाएंगे, है ना, तो ध्यान रखना है, बेसिक नहीं लेना चाहिए। पिरिमिडिन में क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग। प्यूरिन में क्या है, डबल रिंग है। ठीक है, ध्यान रखना है, पिरिमिडिन, यूरेसिल। ठीक है, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग, प्यूरिन में डबल रिंग। कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल है। इसके बाद देखते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, the most exciting aspect of chemistry deals with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them. If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acid, sugar, etc. For reason they are given in section 9.10. We can call these biomolecules as metabolites. क्या बोल रहा है, metabolites. In animal tissues, one notices the presence of all such categories of compound shown in figure 9.1. These are called primary metabolites. However, when one analyzes plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compounds other than these are called primary metabolites. Example, alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, color pigment essence. क्या बोलना चाह रहा है, देखिए बोलना चाह रहा है कि मेटाबोलाइट्स क्या होता है। पहली बात ये मेटाबोलाइट्स के बारे में बात किया। ठीक है, देखिए मेटाबोलाइट्स क्या हुआ यहाँ पे। मेटाबोलाइट्स जैसे कि हमारे ह्यूमंस नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपाउंड है एक्स। ठीक है, अब ये एक्स जो है मान लीजिए किसी, यहाँ पे मान लीजिए ए आ गया। ठीक है, किसी रिएक्शन के थ्रू गया और वो बन के वाई बन गया। ठीक है, तो ये जो वाई है ना, अब ये वाई फिर से किसी तीसरे रिएक्शन के लिए ये वो है, मतलब किसी तीसरे रिएक्शन को ये प्रोसीड करेगा आगे। मान लीजिए यहाँ पे भी आ गया तो ये अब यहाँ पे जेड बन जाएगा। समझ रहे हैं, क्या होता है कि जो भी हम डाइट लेते हैं, जो भी हम खाना लेते हैं बाहर से, तो वो कुछ ना कुछ हमको देता है। वहाँ से मान लीजिए एक्स मिल गया हमको, अभी एक्स हमको हम डाइट थोड़ी ना यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये रिएक्टेंट बन जाएगा किसी ना किसी चीज़ के लिए। अब रिएक्टेंट बन के ये मान लीजिए रिएक्ट किया, अभी प्रोडक्ट बना हुआ है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये भी किसी न किसी चीज़ के लिए रिएक्टेंट है, तो फिर जेड बनेगा, तब जाके हम आखिरी में यूज़ कर पाएंगे। तो ये जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक दूसरे चीज़ से तीसरे, ये जो चीज़ बनती है यहाँ पे एक्स वाई जेड, अब ये तीनों क्या है, ये तीनों मेटाबोलाइट्स।
ठीक है, ये तीनों ही मेटाबोलाइट्स हैं। ये तीनों जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फेजेस में रिएक्शन चलते रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं, इनको ही हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, if you had to make list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds including amino acids, sugar, for example they or we can call these biomolecules as metabolites। डायरेक्टली बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स बोल रहा है। ठीक है, एक चीज और है कि मेटाबोलाइट्स छोटे होते हैं, बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इन एनिमल टिश्यू वन नोटिस द प्रेजेंस ऑफ ऑल सच कैटेगरी कंपाउंड। अब ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या बोल रहा है, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट का बात कर रहा है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का बात कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट है जिनका फंक्शन हमको पता है, जो हमारे लिए यूजफुल है, जिनका फंक्शन हमको जानते हैं, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। ऐसे मेटाबोलाइट्स जिनके बारे में हमको नहीं पता है, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनके बारे में हमको नहीं पता है, जो कि यहाँ ऐसे आ रहे हैं, जैसे ये फंगस से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, ये सब जो जिनके बारे में हमको, जिनका फंक्शन के बारे में हमको आइडिया नहीं है, वो सब आ जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर। ठीक है, however when analysis plant fungal microbial cells, one should see thousands of compounds other than this called primary metabolites, जैसे कि एल्केलॉइड्स, हमको उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं पता है, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट्स, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, these are colored pigments, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस, these are called secondary metabolites। ठीक है, ये सब जो क्या है, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इसमें से कुछ चीज़ें हमारे यूज़ के भी है, कुछ चीज़ें जो हमारे यूज़ की भी नहीं भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से मिलती है, माइक्रोबियल सेल से मिल जाती है, फंगस से मिल जाती है, प्लांट से मिल जाती है, जिनका फंक्शन हमको क्लियरली पता नहीं है। while primary metabolites have identifiable function and play known role in normal physiological processes, जैसे कि ये तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जैसे कि शुगर, प्रोटीन, है ना, ये सब जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट है, शुगर, प्रोटीन एक्सेट्रा, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। अगर ये सब जो है इनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सेंड, गम, इनका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कोई यूज़ नहीं है, समझे, इसीलिए वो सेकेंडरी पार्ट में जाते हैं। We do not know at the moment understand the role or function of all the secondary metabolites in host organism. However, many of them are useful to human welfare. Rubber, drugs, spices, scents, and pigments. Some secondary metabolites have ecological importance. In the later chapter, you will learn about this. ये और जो लाइन है ना कि some secondary metabolites have some ecological benefits, इस लाइन को ध्यान रखना का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूछेगा यहाँ पे फंस जाएंगे। क्या है कि जो कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जिनका कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, इन द लेटर चैप्टर्स एंड ईयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दिस। ठीक है, अच्छा, इस टेबल के बारे में आप देखो, पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन एक्सेट्रा। एल्कलॉइड्स के बारे में क्या पता है, मॉर्फिन, कोडिन, फिर क्या है, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। एसेंशियल ऑयल में क्या जाता है, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में जाते हैं एब्रिन, रेसिन। लेक्टिन में जाता है कॉन्केवलिन ए, इसके ऊपर शायद PYQ भी है, लेक्टिन के कॉन्केवलिन ए पे शायद PYQ भी है। तो इस टेबल को तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन, पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, ये ईजी है। देखिए पिगमेंट्स, ठीक है, केराटिनॉइड्स सबको पता ही पिगमेंट है, एंथोसाइनिन भी पिगमेंट टाइप का ही है, क्योंकि साइनिन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, जो पिगमेंट वाला पार्ट है, ये तो गलत होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि केराटिनॉइड सबको पता है कलर आता है, एंथोसाइनिन भी सबको पता है कि ये कलर पिगमेंट है। तो इसको ध्यान रखना है, अगर नहीं पता तो इसको पता रखना चाहिए कि केराटिनॉइड और एंथोसाइनिन पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका प्रॉब्लम खत्म। एल्कलॉइड ये भी इजी है, ये भी बहुत इजी है, ये 12th के चैप्टर में भी है, जो हेल्थ वाले चैप्टर है उसमें भी ये आ जाता है। मॉर्फिन, कोडिन, ये एल्कलॉइड्स है ना, कोका एल्कलॉइड्स, ये सब जो है, ये सब इसको ध्यान रखना है। तो ये भी याद ये होगा सबको, इसमें भी कोई डिफरेंस वाला बात नहीं है कि अगर कोई मॉर्फिन और कोडिन आ जाएगा तो उसमें एल्कलॉइड्स टिक करना है, ये सबको पता है। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलीमरिक सब्सटेंस, सेलुलोज, रबर, गम्स, ये तीनों एक ही कैटेगरी की चीज आ जाते हैं, तो इसको भी प्रॉब्लम खत्म, ये भी सबको आता है। पिगमेंट हो गया, एल्कलॉइड हो गया, मॉर्फिन, कोडिन, पॉलीमरिक सब्सटेंस में रबर, गम, सेलुलोज, तीनों एक ही कैटेगरी के आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या आ गया, ड्रग्स आ गया। अब देखिए ड्रग्स का जब बात कर रहा है, कर्क्यूमिन क्या है,
कर्क्यूमिन कहाँ से आता है? कर्क्यूमिन आता है हल्दी से, ठीक है, टर्मरिक, वहाँ से ये चीज़ निकलता है। तो ड्रग्स में कर्क्यूमिन आ गया, हल्दी का ऐसे भी इतना ज़्यादा, टर्मरिक का इतना ज़्यादा हेल्थ के लिए थेरापेटिक यूजेस है, तो उसको यूज़ करते ही हैं। तो यहाँ से ड्रग्स निकल गया, कर्क्यूमिन को याद रखना है, विनब्लास्टिन को याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वाला ड्रग्स से ये वाला पार्ट हो गया, कर्क्यूमिन और विनब्लास्टिन वाला। ये जो है ये PYQ है, तो इसको तो याद रखना ही चाहिए, इसको तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेक्टिन मतलब कॉन्क्यूबिलिन ए, ये क्या है? लेक्टिन है, तो इसको भूलने का सवाल पैदा नहीं होता है, ठीक है। अब क्या बच गया? अब बच गया एसेंशियल ऑयल। इसमें भी कौन सा ऑयल है? लेमन ग्रास ऑयल, नाम से साफ है, ऑयल 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 मतलब लेमन ग्रास ऑयल। टर्पिनोइड्स, मोनोटर्पिन्स, नाम देखिए, इसमें भी पूरा चीज़ सेम है, इसमें भी टर्पिन आ गया। टर्पिनोइड्स में मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, टर्पिन टर्पिन आ गया। ऑयल, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल आ गया। टॉक्सिन, एब्रिन, राइसिन, अब इसको याद कर लो यार, सिंपल सा बात। बाकी सब तो ऐसे ही बन जा रहा है। लेक्टिन में कॉन्क्यूबिन ए, ड्रग्स में विनब्लास्टिन, कर्क्यूमिन आ गया। पॉलीमरिक सब्सटेंस में रबर गम, ये सब देखने की जरूरत नहीं। पिगमेंट में कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन देखने की जरूरत नहीं। एक्लोएडोमॉर्फिन कोडिन आता है। सी भी याद रखना है, टॉक्सिन, टॉक्सिन में क्या है? एब्रिन, राइसिन। लेक्टिन का कॉन्क्यूबिन ए PYQ है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब है हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल। There is one feature common to all these compounds found in the acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to around 800 daltons approximately. The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compounds, that is proteins, nucleic acids, polysaccharides and lipids. These classes of compounds, with an exception of lipids, have molecular weight in this range of 10,000 daltons and above. For this very reason, biomolecules, that is chemical compounds found in living organisms, are of two types. One thus which have molecular weight less than 1000 daltons and are usually referred to as micromolecules or simply biomolecules, while thus which are found in acid insoluble fraction are called macromolecule or biomacromolecules. क्या होगा? जब हम वहाँ पे इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें जब हम देखे थे बायो एसिड इनसॉल्युबल पूल और एसिड सॉल्युबल पूल में, तो जो एसिड सॉल्युबल पूल थे वहाँ पे जो भी चीज़ आई थी, जो भी चीज़ें हमको मिली थी, वो सारी की सारी का जो वेट था कहाँ से था? 18 से 800 डाल्टन तक उसका वेट था। उनसे जो बड़ी थी वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आई थी। एक्सेप्शन केस था लिपिड का। लिपिड सिंगल नहीं आता, कॉम्प्लेक्स मिल के आता है, इससे लिपिड्स आता है, तो वो भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में था, जबकि उसका वेट जो है छोटा है, ठीक है, उसका साइज छोटा है। तो जो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आई, तो सीधी सी बात है, उनका वेट कहाँ, उनका वेट कितना से कितना लाइक करता है? तो यहाँ पे बताया कि जो उनका जो रेंज है, उनके जो मॉलिक्यूलर वेट का जो रेंज है वो 10,000 डाल्टन से ज़्यादा का है, मतलब 10,000 डाल्टन तक और उससे ज़्यादा। ये चीज़ें किस में आती है? ये चीज़ें आती है एसिड इनसॉल्युबल पूल में, ठीक है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आर ऑफ टू टाइप्स। तो ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लिया। अब क्या बोल रहा है कि जो भी मॉलिक्यूलर मतलब जो भी कंपोनेंट्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है 1000 डाल्टन से 1000 डाल्टन से कम है, वो किस में आ जाती है? वो आ जाती है माइक्रोमोलिक्यूल्स में या बायोमोलिक्यूल्स में। और जो उससे बड़ी है, 1000 से बड़ी है ना, जिनका मॉलिक्यूलर वेट, वो आ जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल या फिर बायोमैक्रोमोलिक्यूल में, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल और बायोमैक्रोमोलिक्यूल में ये डिफरेंस है कि एक का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो 1000 डाल्टन से नीचे है, एक का मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ऊपर है, ठीक है। The molecules in the insoluble fraction, with the exception of lipids, are polymeric substances. क्या है? जो मैक्रोमोलिक्यूल है, जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में थे, जो सॉल्युबल नहीं हुए थे, उसमें लिपिड को छोड़ के बाकी सब क्या है? पॉलीमरिक सब्सटेंस है। पॉलीमरिक मतलब अगर वो एक जैसे बहुत ऐसे मतलब आपस में जुड़ के बहुत सारी चीज़ें बना लेंगे, पॉलीमर बना लेंगे ना बहुत बड़ा, तो पॉलीमरिक सब्सटेंसेस है। दिस देन व्हाई डू लिपिड्स whose molecular weights do not exceed 800 डाल्टन come under insoluble fraction, that is macromolecular fraction? ये अब उसका ऑप्शन है, आंसर है लिपिड आर इंडेड स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट, smaller molecular weight compound and are present not only as such but also arranged into structure like cell membrane and other membrane. When we grind tissue, we are disrupting the cell structure. Cell membrane and other membrane are broken into pieces and form vesicle which are not water soluble. Therefore, this membrane fragment in the form of vesicle gets separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction. Lipids are not strictly macromolecule. लिपिड जो है स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, पर वो
जो नीचे वाला जो पार्ट है जो सॉल्युबल फ्रैक्शन है उससे भी नहीं आता है। ठीक है, यही रीजन है उसका। जो लिपिड्स है जब भी हम देखते हैं कितना बड़ा स्ट्रक्चर वो मिलकर बनाता है। जो लिपिड है पूरा का पूरा सेल को चारों तरफ से घेर लेता है फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के, है ना। तो तो इतना बड़ा जो लिपिड है, अभी लिपिड इतना सारा सब बन के आ गया है, अगर सेल को तोड़ोगे भी तो छोटा छोटा पार्ट में टूट जाएगा, इतने इतने बड़े पार्ट में मान लो टूट गया ये जो है, तो अब ये कहाँ से पार हो पाएगा उस फिल्टर के थ्रू, है ना। यही वो बोलना चाह रहा है। तो इसीलिए जो है जो लिपिड्स है वो ना मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन वो माइक्रोमोलिक्यूल वाले पार्ट में भी नहीं आ रहा है, जबकि उसका वेट जो छोटा है 800 डॉलर से, इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो अकेला नहीं है। अगर यहाँ से एक लिपिड को बाहर निकाल देंगे ऐसे, अब बोलोगे इसको ट्रांसफर करो तो ये आराम से हो जाएगा, पर वो अकेला आएगा नहीं, वो जब भी आएगा ग्रुप में आएगा, अगर तोड़ दोगे तो भी ग्रुप में आएगा, वरना पूरा का पूरा सेल को ऐसे घेरा होगा, है ना। इसीलिए वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया। आगे क्या बोल रहा है, और लिपिड को छोड़ के बाकी सब जो है क्या है, बाकी सब के सब जो है जितने भी बाकी जो कंपोनेंट्स है सारे के सारे पॉलीमरिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब देखिए द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। Together they represent the entire chemical composition of living tissue or organism। क्या बोला चाह रहा है, the acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition। जो एसिड सॉल्युबल जो पूल था जिसमें सॉल्युबल चीजें हो गई थी, वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को दिखाना चाह रहा था। एक साइटोप्लाज्म मतलब एक सेल है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें कौन सा कंपोजिशन था वो सॉल्युबल पूल में गया, उसको वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। The macromolecules from cytoplasm and organelles become the acid insoluble fraction। जो ऑर्गन से जो सेलुलर ऑर्गेनेलिस थी और जो साइटोप्लाज्म से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे वो यहाँ पे बाहर निकल के एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रह गए। ठीक है, नीचे कौन सा गया, नीचे जो जितने भी छोटे चीजें थी वो सारी की चीजें गई एसिड सॉल्युबल पूल में, जो भी एसिड इनसॉल्युबल पूल में थी वो ऊपर ही रह गई फिल्टर में। ठीक है, इन समरी इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट एविडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो प्रोडक्ट था वो क्या था, वो वाटर था। इसी को पता हुआ है मेरे हिसाब से। अब यहाँ से देख लेते हैं चार्ट, वाटर कितना है, वाटर है 70 to 90%। उसके बाद क्या जाता है, ये पहला नंबर में जाता है। उसके बाद क्या जाता है, प्रोटीन। क्या बोलेगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है, वाटर है। उसके बाद क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन से ही चीज़ें मिलकर बनी होती है। फिर आ जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है 3%। उसके बाद आ जाता है हमारा लिपिड जो कि 2% आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा न्यूक्लिक एसिड जो कि 5 से 7% है। तो देखिए ये ज़्यादा है, 5 से 7% है, फिर भी ये नीचे है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है आयंस जो कि 1% है। ठीक है, तो इसको हो सकता है कि ऐसे अरेंज करने बोलते तो कर लेना आराम से। ठीक है, वाटर, प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, आयंस। ठीक है, तो इजी था ये वाला। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, प्रोटीन के बारे में क्या बोल रहा है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। दे आर लिनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड as shown in figure 9.3। each protein is a polymer of amino acid। देखिए क्या बोल रहा है, प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड्स, दे आर लिनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड as shown in figure 9.3। प्रोटीन कैसे कैसे है, देखिए प्रोटीन सिंपल है, एक अमीनो एसिड है, ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा, पॉलीमर बनता जाएगा। अब ये जो आपस में है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। ठीक है, अब ये आपस में खुद ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर हो सकता है ऐसे ऐसे बन जाए, बन गया प्रोटीन। यही जो प्रोटीन है, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। कितने टाइप के अमीनो एसिड है, ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 20 टाइप के, मात्र 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा। अ प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। ध्यान रखो क्या बोल रहा है, जो प्रोटीन है वो हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर है क्यों बोल रहा है, जैसे कि एलेनिन है। ठीक है, कोई भी प्रोटीन ऐसा नहीं बनता कि सीधा सीधा एलेनिन ही एलेनिन जुड़ता जाएगा, ऐसा चीज़ें नहीं बनती है। ठीक है, ये बात हम सब जानते हैं,
कुछ वो होता है, कुछ एक्सेप्शन है इसमें भी, ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है। लेकिन जैसे मैक्सिमम प्रोटीन होती है, प्रोटीन तभी बनता है जब अलग अलग अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाए, ठीक है, हेटेरोपॉलीमर बनता है ना। हेटेरोपॉलीमर मतलब अलग अलग कंपोनेंट से मिलके उसका वो पॉलीमर बना है। और होमोपॉलीमर क्या होगा, एक ही चीज़ जुड़ के पॉलीमर बनेगा, ठीक है। आज ये अलग अलग, जैसे ये एलिन है, ये सिस्टीन है, इसको कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड होता है हमारा डीएनए से, जीन से, है ना। वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा और कौन कौन से अमीनो एसिड किस नंबर पे आएंगे, समझ आ रहा है। तो प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। A homopolymer has only one type of monomer repeating n number of times. This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson. You will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet, and dietary protein are the source of essential amino acid. Therefore, amino acids can be essential, non-essential. Later are thus. ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है एसेंशियल, तो वो तो समझ आ गया वाला पार्ट जो है, ठीक है, कि वो कैसे बन रहा था। अभी उसको और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जो बोल रहा है इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का पार्ट, ठीक है। देखिए, जो भी डाइट हम लेते हैं, ठीक है, जो भी डाइट हम लेते हैं उसमें हमको कोई ना कोई प्रोटीन मिलता ही है। तो जो प्रोटीन हमको बाहर से मिलता है, जो कि हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाती है, जो कि हम बाहर से लेते हैं, आउटसाइड से लेते हैं, जो कि हम खाते हैं, हमारे डाइट में मिलता है, उन प्रोटीन को हम एसेंशियल प्रोटीन बोलते हैं। एसेंशियल प्रोटीन इन द वे मतलब कि वो हमारे लिए एसेंशियल है। हमारे लिए एसेंशियल क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी उनको बना नहीं रही है, हमको उनको लेना ही पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी तो सिंथेसिस कर रहा है उसको। दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, जो कि बाहर से लेना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि बॉडी खुद इटसेल्फ बना रही है उसको, इटसेल्फ उसको सिंथेसिस कर रही है। तो क्योंकि बॉडी उसको ऑलरेडी सिंथेसिस कर रही है, तो हम उसको बाहर से ना लेंगे तो भी चल जाएगा, तो इसलिए वो नॉन एसेंशियल है। और एक एसेंशियल है जो कि हमको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। इट कैन बी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, द लेटर आर थस विच आवर बॉडी कैन मेक। While we get essential amino acid through our diet food, protein carry out many functions in living organisms. Some transport nutrient across cell membrane, some fight infections, organisms, some are hormones, some are enzymes, etc. क्या बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि जो देखिए, हर एक जो भी कंपोनेंट है, जो भी चीज़ है, जो भी एलिमेंट है, उसका फंक्शन डिसाइडेड है, ठीक है। ऐसे ही जो प्रोटीन्स है ना, इनका जो फंक्शन है वो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है। डाइवर्स इन द सेंस मतलब कि अलग अलग टाइप का फंक्शन देखने को मिलता है। किसका, प्रोटीन्स का। प्रोटीन कहीं पे हार्मोन बन जाता है, कहीं पे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन के या बहुत डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी बन के आपके पास लड़ने, टिश्यू से लड़ने आ जाएगा, कहीं पे हार्मोन बन जाएगा, कहीं पे वो मसल बनाने लग जाएगा, है ना। तो प्रोटीन के बहुत ज़्यादा डाइवर्स फंक्शंस हैं, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप पे काम करता है। कौन, प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन को लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए एसेंशियल नॉन एसेंशियल होता है। इसीलिए जब भी हम डाइट की बात करते हैं, जब भी हम एक अच्छा खाने का बात करते हैं, तो उसमें हमेशा डॉक्टर यही बोलता है कि प्रोटीनेशियस डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन वाला ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का ही सबसे ज़्यादा फंक्शन है बॉडी में, ठीक है। देखिए यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट PYQ भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था और मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। कोलेजन इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ये 2010 का PYQ, 2010 का, 2010 के नीट में वाला क्वेश्चन आया था। कोलेजन इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, वो पूछा था, कोलेजन को टेस्ट कर दिया था, पूछा था कौन सा प्रोटीन है जो कि एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एविडेंट है, तो इसका आंसर क्या है, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन सबसे ज़्यादा है इसलिए क्योंकि यही हर जगह देखने को मिलेगा ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी में, हर जगह जहाँ पे मसल बनते होंगे या कुछ और बन रहा होगा, वो कोलेजन प्रोटीन ही बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये है रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रूबिस्को, ये जो है प्लांट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला, पूरे के पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा मिलने वाला, इज द मोस्ट एविडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। पूरे अर्थ में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है, वो है रूबिस्को, ठीक है। एनिमल में सबसे ज़्यादा मिलने वाला क्या है, कोलेजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। एनिमल में सबसे ज़्यादा मिलता है कोलेजन, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एबंडेंस प्रोटीन है, वो कौन सा है, वो है हमारा रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को, राइबोलिस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। रूबिस्को के बारे में और कौन से चैप्टर पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चैप्टर में, फिर इसको डिटेल में पढ़ना होता है रूबिस्को को।
ठीक है। अब ये कुछ प्रोटीन के बारे में बात दिया है, फंक्शन दिया है। कोलेजन सबसे एविडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, यही सब मसल सब बनाने का काम करता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ये कौन से चैप्टर में पढ़ा है? इसको हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, सब जानते होंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। उसमें क्या करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, नहीं प्रोटीन को नहीं, किसी और चीज को, प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। एंटीबॉडी क्या है? फाइट इन्फेक्शन, सब जानते हैं। रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर, देखिए रिसेप्टर क्या होता है, जैसे कि स्मेल रिसेप्टर, ठीक है। स्मेल रिसेप्टर क्या होता है कि हमको पता चल गया कोई जले, कुछ मतलब कुछ जल गया है तो उसका स्मेल आ रहा है, तो यहाँ पे रिसेप्टर होंगे, जो भी जलने वाला, जो भी चीज़ें, जो भी माइक्रो पार्टिकल्स है जो कि उड़ रहे होंगे हवा में, जब भी वो नाक में जाके उससे बाइंड हो जाएगा उस रिसेप्टर से, तो हमको दिमाग को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कुछ ऐसा टाइप का प्रोडक्ट आया हुआ है, तो उसको हम रिसेप्टर बोलते हैं, जो कि रिसेप्ट करता है। उसके बाद आ जाता है GLUT4, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये क्या? ग्लूट एक चैनल है, ग्लूट जो है, GLUT4 एक चैनल है जिससे ग्लूकोज पास होता है सेल्स में, ठीक है। तो ये भी प्रोटीन का एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इजी था ये वाला पार्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। अब पॉलीसेकेराइड्स, और यहाँ से हम लोग अब किसी और वीडियो में, मतलब कि इसके बाद वाली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो जितना भी था इसको एक बार फिर से देख लेना, एक बार इसी PDF से, जो कि टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका जो लिंक है, ठीक है। तो वहाँ से जाके PDF देख सकते हैं, या फिर NCERT बुक में भी मार्क कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लेना चाहिए, कि उसी से ही क्वेश्चन बनेगा, भाई बाहर से क्वेश्चन तो आएगा नहीं। और जितने भी टेबल है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि टेबल से ही अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और वैसे ये वाला पार्ट कोलेजन वाला PYQ था, तो कैसे भी PYQ भी आ सकता है, ठीक है। तो फिर ये वाले पार्ट को वीडियो पे यहीं, इस वाले पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम लोग जो हमारा पॉलीसेकेराइड्स है यहाँ से चालू करेंगे, और फिर एंजाइम इसके बाद है, इसके बाद एंजाइम है, और फिर ये चैप्टर एंड है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये वाला, तो इसके बाद इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।